सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका बहुत बहुत स्वागत। और आज सैटरडे है और 26 जुलाई 2025। और आज हम पढ़ेंगे जीएनएम। और जीएनएम में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है स्किन, हेयर एंड नेल्स। और हम पेज नंबर अपना 280 पे हैं आज अमित पाल भाई। जी। और इसमें एसबीएस चल रहा है हमारा, एसबीएस ऑफ द स्किन, स्किन डर्मिस। इसमें पीछे हम्म, स्किन कैंसर हो गया, herpes जोस्टर हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ सिबेशियस ग्लैंड, एक्ने हो गया, मतलब एथलीट फुट हो गया, मेल बेड इन्फेक्शन हो गया। आज हमारा चलेगा लेप्रोसी या ब्यूबोनिक प्लेग। हम्म, लेप्रोसी कोमा हम्म, ब्यूबोनिक प्लेग भी बोलते हैं इसको। सेम एसबीएस है, हम्म, यानी कि एसबीएस ऑफ द स्किन डर्मिस। और कॉन्फ्लिक्ट इसमें भी वही है, डिफाइलमेंट कॉन्फ्लिक्ट, फील इंजर्ड, डर्टीड, डिफेस्ड और अटैक्ड, वायलेशन ऑफ द इंटीग्रिटी, ये इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। और इसमें कह रहे हैं ड्यूरिंग द मिडिल एजेस एंड इन डेवलपिंग कंट्रीज टूडे दीज आर द इलनेस ऑफ द पुअर। आगे पुअर यानी कि मीजरेबल हाइजीनिक कंडीशन जहाँ है उनमें, ब्रैकेट में कह रहे हैं हम्म, यूरिन, फीसिस, स्वेट, स्टेंच, इंजरीज, ब्रूटल एंड कोर्स मैनर इज इक्वल टू आइडियल फॉर डिसफिगरमेंट कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली हम्म, हिमर साहब का ये मानना है, ऑथर का ये मानना है कि जो मिडिल एज, मध्यकालीन युग, प्राचीन काल, हम्म, मध्यकाल और वर्तमान काल, अगर हम ऐसे देखें तो जो मिडिल एजेस रही हैं डॉक्टर अमित भाई, या फिर कहिए हम्म, डेवलपिंग कंट्रीज में आज भी, जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह, या हम्म, जो अभी थोड़े से डेवलपिंग कंट्रीज नहीं है अभी, जिनमें नेचुरल लाइफ ज्यादा है अभी, हम्म, जहाँ अभी मेडिकल फैसिलिटी उतनी एडवांस नहीं है, ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में हम्म, आज भी ये हम्म, बीमारी है। और बिल्कुल। ये बेसिकली इसका कारण बताया, आगे बढ़ के कह रहे हैं ये मीजरेबल हाइजीनिक कंडीशन से जुड़ी है। मीजरेबल हाइजीनिक कंडीशन से जुड़ी है, जैसे यूरिन, फीसिस, स्वेट, हम्म, स्टेंच। और साथ में जुड़ी है इंजरीज से, हम्म, ब्रूटल एंड कोर्स मैनरों से, ब्रूटल एंड कोर्स मैनर हम्म, से इजिकल टू करें आइडियल हम्म, फॉर डिसफिगरमेंट कॉन्फ्लिक्ट। और जो आइडियल चीजें हम्म, हैं डिसफिगरमेंट कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई, वो ब्रूटल कोर्स मैनर, इंजरीज और इनको बताया मिजरेबल हाइजीनिक कंडीशंस को। लेप्रोसी को लेकर आगे कह रहे हैं लेप्रोसी जो है ये ट्यूबरकुलर सीजिएटिंग सेल डिग्रेडेशन फ्रॉम द टर्मिस हम्म, वाया माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इजिकल टू हीलिंग फेस है। लेप्रोसी अपने आप में डॉक्टर श्रे भाई है कि ये ट्यूबरकुलर सीजिएशन, किसी भी सेल डिग्रेडेशन का, जो कि डर्मिस में सेल प्रोलिफरेट हो गई थी। और अमित भाई, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से ये सेल यहाँ डिग्रेड होती है हम्म, और ये हीलिंग फेस में पाया जाता है लोगों को। अब मान लो अगर हम यही बात बिल करें, लेप्रोसी को ये कहते थे कि लेपर की एक उंगली खत्म हो जाती थी, फिर दूसरी खत्म हो जाती थी, तीसरी खत्म हो जाती, पूरे 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 हाथ ही गायब हो जाते थे। तो इसका मतलब वहां हैंगिंग हाँ हीलिंग में जी। चल रहा है वो, वहां पर हीलिंग हम्म, इतनी जबरदस्त है कि वहां पर जो है उसको हम्म, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव और हीलिंग, एक्टिव फेज और हीलिंग फेज बराबर, वो इसलिए उसका पार्ट के पार्ट जो है वो डेस्ट्रॉय हो जाते थे हम्म, लैपर के, किसी भी कॉड ही के। हम्म, हम्म,
ब्यूबोनिक प्लेग के लिए कह रहे हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद और इवन द स्लाइट ऑफ ए स्टिंकिंग ब्यूबोनिक प्लेग सफरर was enough to make a person feel disfigured or defiled। तो ये जो ब्यूबोनिक प्लेग है इसके लिए उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट बताया है, या फिर मात्र देखना ही किसी स्टिंकिंग ब्यूबोनिक प्लेग को अगर देखने से भी मन में कोई वैसी भावना आ गई, कह रहे हैं यही पर्याप्त होता था किसी भी व्यक्ति को डिस्फिगर्ड या डिफाइल्ड फील कराने में। The belief in and fear of infection did the rest। Belief in the fear of infection did the rest, which goes to more and more people fell ill। अब ये जो इस तरह का डर, इन्फेक्शन का डर जो था, यही बुनियाद बनती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बीमार हुआ करते थे। ब्रैकेट में कह रहे हैं ट्यूबरकुलर डर्मिस डिग्रेडेशन के उस शिकार होते थे। और ये विशियस सर्किल कॉज्ड बाय स्टिग्मा, ये हैंगिंग हीलिंग की जगह भी, बल्कि जो मैं ऊपर कह रहा था, ये विशियस सर्किल बन जाता था। ये इस स्टिग्मा के द्वारा ये विशियस सर्किल बन जाता था। ऐसा मान लो किसी की एक उंगली खराब हुई किसी कोढ़ी की, अब उसकी वो उंगली उसे इतनी गंदी, इतनी डिसफिगर्ड लग रही थी अमित, कि अब उसकी दूसरी भी जाने लगी। वो उसमें डिसफिगरमेंट कॉन्फ्लिक्ट में चला गया, एक तरह से विशियस सर्किल में फंस गया। तो ये कारण उसका अपना भी ज्यादा से ज्यादा नुकसान करता था, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आज भी हम देख लें कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है बैठा हुआ, तो अपनी फीलिंग को फील करो, अपनी फीलिंग को फील अगर हम करें तो काफी स्ट्रॉन्ग डिस्गस्टिंग फील आती है देख के, बहुत एकदम दूर रहने को मन करता है लोगों का ऐसे लोगों से। तो ये बहुत ही ज्यादा गहरी डिसफिगर्ड फील थी, डिफाइल्ड फील थी। तो इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा कलेक्टिवली भी बीमार पड़ जाते थे। ओके, डॉक्टर दीपशिखा भी आ गई। राम राम मैडम। तो इसलिए ये लेप्रोसी इस तरह से आगे बढ़ती थी। लेकिन भाई बात ये हम पढ़े, जब क्रोनिक डिजीज पढ़े अमितपाल भाई, तो ये लेप्रोसी जब तक बाहर टिश्यू पे थी तो ये लेस डेंजरस थी आज की सिविलाइज्ड बीमारियों से। कोढ़ी जो बंदा था, उसकी जो अंतरात्मा थी, अंदर का इंसान था, वो दूषित नहीं था, बल्कि क्योंकि वो बाहर स्किन पे आ गया था। जब से कॉस्मेटिक्स आए, जब से डर्मेटोलॉजी आई, वो सारी की सारे इन्फेक्शन अंदर की तरफ को कर दिए, तो स्किन तो हो गई साफ और मानसिक हो गई विकृति। ये कोड पहुंच गया मानसिकता में लोगों की, सप्रेस होके। नेक्स्ट इसमें हेडिंग है एक्सेसिव पर्सपिरेशन या हाइपर हाइड्रोज। हामिद कुछ कह रहे हो, आपका सिग्नल गड़बड़ है। हाँ भाई बोलो अमित। हाँ भैया, यहाँ पे है भैया, फिर से बोलो। एक यहाँ पे है। हाँ, सब शब्द क्लियर नहीं हुए, समझ में आ रहे कि क्या कह रहे हैं? हाँ आप बताओ। मैं कह रहा हूँ disgust himself, aversion to himself, जैसे रूब्रिक। हाँ, अगली, डिस्गस्ट, बिल्कुल इसी तरफ जाएंगे, आप सही कह रहे हैं। और सर इसमें डिलीजन, हाँ सर जैसे डिस्गस्ट की जो फीलिंग होती है, मतलब वो ये रहता है कि ऐसा अगर खुद पे भी किसी चीज से डिस्गस्ट आ गया, स्टिंकिंग आ गया, तो कितनी इंटेंसिटी का वो फीलिंग है उस हिसाब से ही नुकसान होगा। या बिल्कुल उसके हिसाब से नुकसान होएगा, उसी के हिसाब से नुकसान होएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो।
अगर थोड़ी सी डिस्गस्टिंग है तो इरप्शन आएंगे, उससे ज्यादा डिस्गस्टिंग है तो और ज्यादा इंटेंस लीजन आएगा। कई लोगों का आपने देखा होगा नेजल सेप्टम तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। जी। नेजल सेप्टम डिस्ट्रॉय है तो उसको स्टिंकिंग कॉन्फ्लिक्ट कितनी ज्यादा रही होगी, जिसके अंदर जो तो म्यादम भैया, चल रहा है। हाँ भैया अमित। हाँ, वो तुम डिसाइड करेगा कि आपने उसको किस उससे लिया है ना, तुम सॉलिड डिसीज हाँ आएगी, हाँ। टिक अब आएगी, टिक अब आएगी। इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और सेंसिटिविटी ऑफ द पेशेंट दोनों निर्भर करेंगी। किसी बंदे को इतना अंदर से सेंसिटाइज था तो कॉन्फ्लिक्ट भी उतना जबरदस्त नहीं आया, फिर भी उससे नुकसान बहुत हो गया सरे। और कोई बंदा, इसमें इंटेंसिटी और बंदे की अपनी ससेप्टेबिलिटी कितनी थी उसके अंदर, ये दोनों निर्भर करती हैं। मेरे पास बहुत दिन पहले ड्यूरेशन भी करेगा। एक लेडी आई थी मेरे पास, उसने तकरीबन 8-10 साल पहले आई होगी। तो उसने बताया कि मेरे को बचपन में ना मेरा पैर गोबर में पड़ गया था, गोबर। और भाई उसको तभी से ही वहां पे वो एक्जिमा टाइप का है नीचे लेग पे, और उसे आज भी वो उतने ताजा तरीके से बता रही थी, चेहरा चेहरा बदल रहा था उसका, बताते हुए कि गोबर में पैर, जबकि गोबर में कोई पैर पड़ना इतना वो भी नहीं होता। गांव में तो उसको बल्कि और हैंडल करते हैं हाथों से गोबर को। तो अब उसको गोबर कितना बड़ा इंटेंसिव, गोबर कितना बड़ा कॉज हो गया डॉक्टर सर उसके लिए एक तरह से। किसी के लिए वही चीज सुई हो सकती है, किसी के लिए वही चीज तलवार हो सकती है। हाँ, किसी के लिए सुई हो सकती है, किसी के लिए तलवार हो सकती है। क्या बढ़िया बात है। तो ये डिपेंड करेगा दोनों तरीके। हम ये ना सर सोचे इसमें कि छोटी सी ड्यूरेशन चीज भी इतना डिपेंड बड़ा करता नहीं है। कर सकती है भैया। मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट का ड्यूरेशन भी डिपेंड करता है, कितने टाइम तक वो कॉन्फ्लिक्ट रहा वो, मतलब इससे भी शायद देखो मेरी कॉन्फ्लिक्ट तो डिपेंड करेगा डिपेंड उसका, करती है। उसकी हीलिंग आई है नहीं आई है, उसमें क्या है, इससे करेगा कॉन्फ्लिक्ट का ड्यूरेशन तो। और कितना नुकसान हुआ है ये उसकी अपनी ससेप्टेबिलिटी और या फिर इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट उससे करेगा। समझ रहे हो दोस्त? जी हेलो। सर। तो नेक्स्ट है जी सर। एक्सेसिव पर्सपिरेशन हाइपर हिड्रोसिस, ब्रैकेट में कह रहे हैं नाइट। इसका भी एसबीएस सेम है, एसबीएस ऑफ द स्किन डर्मिस। नाइट स्वेट इज ए साइन दैट यू आर इन हीलिंग फेज। यहाँ देखो अच्छी बात कह के चल रहे हैं, रात का पसीना आने का मतलब है कि आप के अंदर कोई हीलिंग फेज चल रही है, कुछ सुधार हो रहा है आपके अंदर, कुछ कुछ रिजोल्व हो रहा है चीजें। स्वेटिंग इन द हीट इज यूज फॉर कूलिंग। अगर गर्मी की वजह से स्वेटिंग हो रही है तो वो कूलिंग के लिए हो रहा है। सीवियरली स्मेलिंग आर्मपिट स्वेट ड्यूरिंग स्ट्रेस हैज ए टेरिटरी रेफरेंस। क्या बात है। अगर आपकी आर्मपिट में, आपकी बगल में सीवियरली स्मेल वाला पसीना आ रहा है तो आपका कहीं ना कहीं टेरिटरी रेफरेंस है इसको लेकर के, स्ट्रेस के दौरान अगर है तो। और खूब आता है अमितपाल ऐसे लोगों के। हाँ जी। कोल्ड स्वेट में अकर विद लो ब्लड शुगर। अगर ठंडा पसीना आ रहा है किसी को, गर्मी है नहीं और पसीनों में नहा रहा है इंसान, तो भाई लो ब्लड शुगर तो नहीं है, ये देख लेना आज के बाद। Sweating can also be promoted by drugs such as antidepressants, antibiotics, cortisone. स्वेटिंग प्रमोट होती है कई बार ड्रग्स के द्वारा भी, जिनमें ड्रग शामिल है एंटी डिप्रेसिव, एंटीबायोटिक और कॉर्टिसोन। इनकी वजह से भी पसीना आता है लोगों को। कह रहे हेयर द स्वेटिंग विल बी डिस्क्राइब्ड एट द रेस्ट ऑफ योर बॉडी ड्यूरिंग स्ट्रेस, ए वेरिएंट ऑफ ए डिसफिगरमेंट कॉन्फ्लिक्ट। यह जो स्वेटिंग डिस्क्राइब की जा रही है एट द रेस्ट ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर पे, बची हुई शरीर पे, यानी कि एट द रेस्ट,
ऑफ योर बॉडी स्ट्रेस के दौरान यदि पसीना आ रहा है, ऊपर का कोई कॉज अगर शामिल नहीं है, तो कह रहे हैं ए वेरिएंट ऑफ डिसफिगरमेंट कॉन्फ्लिक्ट यहां पर मिलेगा। भिन्न भिन्न प्रकार के डिसफिगरमेंट मिल सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इसमें दिया है, वन फील अटैक्ड, हर्ट, एक्सपोज्ड और इनसिक्योर। बंदा अटैक फील में जा सकता है, हर्ट फीलिंग में जा सकता है, एक्सपोज हो गया या इनसिक्योर हो गया, उसमें जा सकता है। फेस कह रहे हैं, इंक्रीज इन फंक्शन ऑफ द स्वेट ग्लैंड इन द डर्मिस ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज। अब देखो, इसका अगर रात को पसीना आ रहा था तो हीलिंग फेज थी, लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं एक्सेसिव पर्सपिरेशन आ रहा है, तो यहाँ पर स्वेट ग्लैंड का फंक्शन बढ़ा हुआ है डर्मिस की, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज के दौरान होगा ये वाला पसीना ज्यादा आना। बायोलॉजिकल मीनिंग इसका है यहाँ दीपशिखा, थ्रू द स्वेट वन इज स्लिपरी एंड स्लिक एज एन eel and can thus escape the attacker or the uncomfortable situation। अब आपको पता चल जाएगा साइलिशिया को क्यों आता पसीना एग्जाम से पहले, या साइलिशिया को क्यों आता है पाम्स में, पेन लिखते वक्त बहुत पसीना आता है। परफॉर्मेंस की एंजाइटी है ही है, तो यहाँ पर वो सिचुएशन से, अनकंफर्टेबल सिचुएशन से स्लिप कर जाना चाहता है, पीछा छुड़ाना चाहता है। स्लिपरी करने के लिए, स्लिक करने के लिए, जिस तरह से एक डबल ई एल ईल एक वो होता है प्राणी, एकदम चिकना चिकना होता है, वो हम पढ़ते थे बायोलॉजी में। वो फिश जैसा होता है ना, कोई फिश जैसा जो लंबा सा। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत ही स्लिपरी होता है। नूडल लगा लो, आजकल के बच्चे नूडल खाते हैं, नूडल को पकड़ के दिखाओ जरा बिना चम्मच के, ऐसे वो स्लिपरी होता है। जैसे बाम होता है ना, बाम। हाँ हाँ, मतलब स्लिपरी चिकना हो जाता है, और वो ये इसलिए है ताकि वो अटैकर से एस्केप हो जाए, अनकंफर्टेबल सिचुएशन से वो एस्केप हो जाए। कह रहे इट इज नो लॉन्गर टेंजिबल, ये ज्यादा समय तक भी नहीं रहता है, आया और गया ऐसा भी कुछ लग रहा है, टेंजिबल नहीं है ये। टेंजिबल मतलब जो टच कर, मतलब जिसको टच संज्ञा, हाँ, नो लॉन्गर टेंजिबल का, हाँ, टच का, टेंजिबल से मतलब है टच, और टेंजिबल का मतलब यहाँ ये भी आ जाएगा कि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा मार्क्ड नहीं होती, पूछोगे तभी बताएगा बंदा, ऐसा भी लग रहा है दीपशिखा कुछ। बस हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे जब स्लिपरी हो जाएगा तो पकड़ में नहीं आएगा, तो उसको कोई और छू नहीं पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा। ऐसा बिल्कुल। ये सिचुएशन बहुत लंबे समय तक नहीं रहती, मैं जब यही वो सामने चीज आती है तब होता है। टेंजिबल का मतलब खींचने वाला होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ से टेंजिबल बना है ना। नहीं, वो टेंजिबल नहीं है, ये तो टच वाला होता है, ये वो टेंजिबल है जो तुमने पहला पार्ट बोला, वो टेंजिबल है कि ये परिस्थिति ऐसी नहीं है कि ये हमेशा बनी रहे, ये जो है उसका सिचुएशनल है, सर्कमस्टेंशियल है एक बात। लेकिन दीपशिखा का अपना भाव यहाँ दूसरा था, वो ये था कि चूंकि इसको स्लिप करना है, चूंकि इसको एस्केप करना है, तो ये ज्यादा टेंजेबल भी नहीं रहता, इसको आप टच ज्यादा देर तक इसे पकड़ भी नहीं सकते या छू नहीं सकते, ऐसा कुछ। मतलब वो सर इसको मतलब इनटेंजिबल हो जाता है ना एक तरीके से देखा जाए। हाँ, तो सिचुएशन टेंजेबल होती है, ये सिचुएशन कहते हैं ना टेंजेबल है या नॉन टेंजेबल है, ये हम वर्ड पहले भी पढ़े हैं कहीं। जो टेंजेबल चीज होती है वो ये है कि अच्छा खासा यार तुम्हें दिख जाएगा खड़ा हुआ, वो टेंजेबल है, और जो नहीं दिखेगा मतलब चीज को हम टच कर सकते हैं, वो हाँ, जिसको टच कर सके, फूल जैसे। हाँ, और इनटेंजिबल जिसको टच ना किया जा सके, ऐसा कुछ हाँ हमें तो याद है। हाँ, नहीं टच से ही मतलब है टेंजेबल का, सीधे सीधे।
किसी चीज को पकड़ सके और किसी चीज को पकड़ में ना आए, जो वो इंटेंजेबल होती हैं, जो पकड़ में नहीं आती। हाँ जी, हाँ जी। तो दोनों ही भाव हैं यहाँ। ये पकड़ने वाला जब भी काफी वो हो रहा है यहाँ पर रेलेवेंट, और दूसरा ऐसा भी दूर नहीं है कि ये सिचुएशनल होती है चीज। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पूछने से पता चलता है कई चीजों का कि कब आता है पसीना, कहाँ कहाँ आता है। और एक टेंजेबल होता है कि वो उसके चेहरे पे पसीना भरा हुआ है, उसे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कहते हैं ना एंजाइटी की वजह से पर्सपिरेशन आता है, कि साहब जब मेरा किसी से बात करता हूँ तब मेरे पसीना आने लगते हैं हाथों पैरों में। हाँ जी। तो ऐसा थेरेपी में कह रहे हैं फाइंड कॉन्फ्लिक्ट और ट्रैक एंड सॉल्व इन रियल इफ पॉसिबल प्रैक्टिस सेरेनिटी। कह रहे हैं सेज, कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक है तो उसे सॉल्व करो रियल लाइफ में यदि संभव हो सके, और प्रैक्टिस करो शांत रहने की, सुकून, सेरेनिटी। और सेज तो संत होता है शायद, मुनि संत, मतलब काम एंड कूल रहिए आप एक तरह से। वो इसके लिए एक काम कूल रहना, इसकी एक प्रैक्टिस करो तो उसका ट्रीटमेंट। हाँ भैया। और वो शांत और समझदार रहो। हाँ, शांत और समझदार। तो ये था आपका हाइपर हिड्रोसिस कारण। नेक्स्ट है पेस्टिलेंस। हाँ अमित, कुछ कह रहे हो भाई? सैग को ऋषि भी बोलते हैं, ऋषि। हाँ, ऋषि का मतलब शांत, अविचलित रहने वाला इंसान, परिस्थितियों में ज्यादा उठापटक ना हो जिसमें। शांत। मुनि, संत, ऋषि वही होते हैं जिनको गर्मी और सर्दी का ज्यादा अंतर, मतलब गुड और बैड का फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। वो जैसे स्वेटिंग जो है, जिसको एंजाइटी से, परफॉर्मेंस उससे रिलेट कर रहे हैं, तो जब सेज वाला कंडीशन होगी तो वो यही होगी कि वही ना कि एक बैलेंस इमोशंस होगा। हाँ, उसमें होगा उस में, तो उसमें उसको उस वजह से ये चीज अवॉइड करने के लिए हाँ, बोला जा रहा है कि सेज करना है, वो इमोशंस इसीलिए का जो सेज वर्ड आया, इसीलिए हाँ, सेज वर्ड आया क्योंकि यहाँ एंजाइटी से, परफॉर्मेंस से जुड़ा है, तो इसलिए जी, कहा कि आप उधर बढ़िए सेज की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें पेस्टिलेंस। हालांकि इसमें बाहर निकल आए हैं, ये अलग से है कुछ इसमें। लाइट पिंक कलर के बाउंड्री से बाहर आ गया ये, और लाइट पिंक कलर से बाहर आ गया तो जाहिर सी बात है कि अब ये जो इस कंट्रोल होता है सेरिबेलम से, उसका यह लेना देना नहीं है। पेस्टिलेंस को कहते हैं महामारी, या महामारी एक तरह के, एनी फैटल डिजीज दैट स्प्रेड क्विकली एंड किल्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। Pestilence is not an illness in itself, but a term for those poor creatures during the Middle Ages who were banned from the city, is equal to who were suspended. Very good. पेस्टिलेंस जो है या महामारी है जो है, ये एक बीमारी अपने आप में नहीं थी। ये टर्म उन पुअर क्रिएचर्स के लिए यूज हुई मध्यकालीन युग में, मिडिल एजेस में, हु वर बैंड फ्रॉम द सिटी, जिनको सिटी में आना मना था। फिजिकल टू हु वर सस्पेंडेड, यानी कि जिनको सस्पेंड करके रखा जाता था, एक तरह से आप यहाँ नहीं आ सकते, आप दूर रहो। उनमें जो महामारी फैलती थी। Beginning in the 11th century, the Holy Roman Empire held a health court headed by a priest based on a symptom catalog from goose bumps by draft to fever. It was decided whether the candidate could remain in the city or should be banished beyond the city wall, ब्रैकेट में कह रहे हैं, which was a nearly certain death
sentence at that time. हम्म, जब 11वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, 1000 कुछ 1000 जो सन 1000 से आगे जो शुरुआत हुई 11वीं शताब्दी, कह रहे होली रोमन एम्पायर held a health court headed by a priest. होली रोमन एम्पायर जो है वो उसने हेल्ड क्या ए हेल्थ कोर्ट और हेडेड बाय प्रिस्ट, किसी प्रिस्ट के द्वारा एक तरह से ऐसा भाव आ रहा है कि कोई नियम बना दिया गया, कोई कानून बना दिया गया, बेस्ड ऑन ए सिम्टम कैटालॉग फ्रॉम गूज बम्प्स बाय ड्राफ्ट टू फीवर। और वो जो वो बनाया हेल्थ कोड वो आधारित था एक सिम्टम कैटालॉग के ऊपर, गूज बम्प बाय ड्राफ्ट से लेकर के फीवर तक, कुछ ऐसा उस समय एक ये टर्म दी गई। कह रहे इट वाज डिसाइडेड वेदर द कैंडिडेट कुड रिमेन इन द सिटी और शुड बी बैनिश्ड बियॉन्ड द सिटी वॉल। और इसमें यह डिसाइड करा गया इस हेल्थ कोर्ट के अंतर्गत कि भाई कैंडिडेट शहर में रह सकता है या फिर शहर की दीवार से बाहर रहेगा, इस शहर से बाहर फेंक दो, फेंकने जैसी बात। ब्रैकेट में कह रहे हैं विच वाज नियरली सर्टेन डेथ सेंटेंस एट दैट टाइम। वो तो एक मौत की सजा के बराबर समझो कि आप इस शहर की दीवार के अंदर नहीं आ सकते, आप इससे बाहर रहेंगे। कह रहे देयर इज नो क्वेश्चन दैट दोज हु वर सेंटेंस्ड टू डेथ इन दिस वे इन एडिशन टू देयर मटेरियल मिजरी suffered every possible sort of conflict, for example territorial conflict, because they lost their home and families, existential conflict because they don't know what they should live for, separation conflict because the skin contact with the loved ones had been cut off, and defilement conflict because they felt dirty, ब्रैकेट में कह रहे पुअर हाइजीन। तो भाई जैसा नाम था महामारी वैसे ही कई सारे इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी शामिल हैं। जब इस तरह से किसी इंसान को कर दिया जाता था शहर से बाहर, अमित भाई, डॉक्टर श्रेय, आवाज आ रही है? हेलो जी सर। बोलते रहो भाई। जब इस तरह से कट ऑफ कर दिया जाता था सोसाइटी से, सिटी से बाहर, तो कह रहे देयर इज नो क्वेश्चन दैट दोज हु वर सेंटेंस्ड टू डेथ इन दिस वे, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता था, फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता जिसको इस तरह की सजा दी गई हो, सेंटेंस्ड टू डेथ, मरने तक वो बाहर रहेगा इस तरीके से। कह रहे इन एडिशन टू देयर मटेरियल मिजरी, अब उनकी एक तो मटेरियल मिजरी शुरू हो जाती थी, खान पान के लाले पड़ गए, सफर्ड एवरी पॉसिबल सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हर तरह की शॉर्टेज आ गई, वो कॉन्फ्लिक्ट से गुजरा। एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या आई, वो उसकी टेरिटरी चली गई क्योंकि उसने अपना घर छोड़ना पड़ा, फैमिली छोड़नी पड़ी, और वो एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट में चला गया डॉक्टर श्रेय, क्योंकि वो अब ये नहीं जानता कि अब मैं जीऊंगा कैसे, खाने को कहां से मिलेगा, ये आ गया उसमें। और तीसरा आ गया सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि उसको स्किन कांटेक्ट नहीं मिल रहा उसके लव्ड वंस का, उसके बच्चों का, उसके परिवार का, उसकी बीवी का। हेड कट ऑफ एंड डिफाइलमेंट कॉन्फ्लिक्ट, अब फोर्थ नंबर का आ गया डिफाइलमेंट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि अब वो उसे ये पता कि तू बाहर क्यों फेंका गया, क्योंकि तू डर्टी है, पुअर हाइजीन की वजह से, या फिर बाहर वो पुअर हाइजीन में भी चला जाएगा। अब जब उसके पास शॉर्टेज हो गई हर तरह की, तो अब वो एक तरह से चार कॉन्फ्लिक्ट का शिकार एक साथ हुआ डॉक्टर श्रेय, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट का, एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट का, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट का और डिफाइल्ड
या डर्टी कॉन्फ्लिक्ट का, डिफाइलमेंट कॉन्फ्लिक्ट। अब जब चार कॉन्फ्लिक्ट से सफर कर रहा है तो वो पेस्टिलेंस में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा भाई? महामारी इसी को तो बोलते हैं। महामारी का मतलब है एनी फेटल डिजीज दैट स्प्रेड क्विकली एंड किल्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जहाँ कई सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो तो ये तो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर हो गया, मल्टी ऑर्गन फेलियर टाइप का हो गया। आज की डेट में अगर हम कन्वेंशनल मेडिसिन में देखें तो इसकी तुलना करेंगे हम मल्टी ऑर्गन फेलियर के साथ। अब कैसे बचाएं इसको? इसके तो किडनी भी गई, इसका तो लीवर भी गया है जी। बॉस जैसे अभी इंडिया में भी ऐसा था ना, गांव में कहीं कुछ फैमिलीज में को बहिष्कार कर दिया जाता है, या होता है ना उनका खाना पानी बंद कर दिया जाता है गांव में। तो क्या ये चीज मतलब उनमें भी बेटा मिल सकती इससे है? भी बड़ा आपने छोटा भाव दिया, मेरे दिमाग में पैरेलल भाव चल रहा था। हमारे यहाँ बहुत ही दुखद दौर गुजरा है जहाँ कुछ जातियों को ये कह दिया जाता था कि आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप इस कुएं के हाथ नहीं लगा सकते। हाँ जी, हाँ जी। आप वहां देखो महामारी, और उन प्रजातियों में जो लोअर क्लास कही जाती थी इंडिया में, उनमें इस तरह की बीमारियां मैंने देखी हैं अब तक भी, जब मैं बिल्कुल छोटा सा था। तो आप केवल एक परिवार को विरासत मूवी की तरह से दूर करने जैसी बात नहीं थी, पूरी सोसाइटी को दूर रखा जाता था इंडिया में भी। हाँ जी। आप अच्छी तरह से जानती हो डॉक्टर दीपशिखा, बनारस के रहने वाले हैं आप। और आप ये देखेंगे उन पुअर कॉलोनीज में आज भी स्किन अच्छी नहीं है, हाँ। आज भी फेस अच्छी नहीं है। उसका बहुत बड़ा कारण एक तो ये था कि ये जो व्यवस्था थी कि आप दूर रहिए, आप अछूते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा कारण रहा जो इसके अंदर इसके बेस में था। और फिर उसके बाद जब आगे बढ़ी जनरेशन तो अमित पाल भाई हैं, चले गए, अमित भाई निकल लेते हैं। तो बेसिकली एक इसमें हाउ टू रीड फेजेस में मैरी ऑब्स्टेड स्टेंटन की बुक है, डॉक्टर दीपशिखा। इसमें एक नियम है द लॉ ऑफ परवर्जन, द लॉ ऑफ स्केलिनिज्म। इसमें ये बताया गया है, मैं भाव बता रहा हूं यहाँ, जब आप पढ़ेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। इसमें ये बताया गया है कि जो आगे रिप्रोडक्शन के लिए मैरी ओमस्टेड कह रही है कि अगर आप अच्छी रेसिस तैयार करना चाहते हैं तो आप एक तो अच्छे गुणवान मेल और फीमेल को साथ लाओ वैवाहिक संबंध में, जो यहाँ कुंडली व्यवस्था थी जो से हमारी। और दूसरा ये है कि आप उनको भी प्रॉपर सिचुएशन, प्रॉपर कॉन्स्टिलेशन के हिसाब से ही एक साथ रहने को, मिलने को कहो, तो आने वाली जो बच्चा है वो सर्वगुण संपन्न पैदा तब होगा दीपशिखा। अब ये जो कॉलोनीज थी जिनको तुमने दूर कर दिया, तो अब उनमें जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें तो एक नेचुरल, एक बिल्कुल क्रूड फॉर्म, अनसिचुएशनल बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो वो चले गए लॉ ऑफ परवर्जन के तहत, जहां ये नियम लागू नहीं करते हैं तो उसको लॉ ऑफ स्केलिनिज्म या लॉ ऑफ परवर्जन बोलते हैं। जहां इम्पल्स के तहत बच्चे पैदा हो रहे हैं, इम्पल्स के तहत शादियां हो रही हैं, वो आने वाली जो जनरेशन है वो नॉर्मल नहीं है। हाँ, उनमें एबनॉर्मलता कम मिल रही है, वेरी ऑफ डिग्री अलग अलग हो सकती है, अदरवाइज वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल नहीं है। हम भी उन्हीं में ही हैं। तो अब भाव ये है कि वो जो कॉलोनीज थी उनको, जिनको बिल्कुल बाहर कर दिया गया, तो वो तो सारे परवर्जन होगी मेंटेलिटी माँ बाप की, सबकी, कॉलोनी की। अब जब वो जनरेशन पैदा होगी उनके द्वारा, तो वो नॉर्मल बच्चे पैदा होंगे या नॉर्मल नहीं रहेंगे। जब सिचुएशन नॉर्मल नहीं, साइकी नॉर्मल नहीं माँ बाप की बच्चा पैदा करते वक्त, तो आगे फिर उनमें इसी तरह की गुणों वाले बच्चे भी ज्यादा होने लगे। तो फिर ये कह दिया गया कि तुम तो वहां पैदा हुए हो तो तुम तो गुणवान हो ही नहीं सकते। फिर ऐसा, लेकिन ये नहीं बताया ये बीमारी क्या थी, कहाँ जड़ है, वो नहीं किसी ने आज भी नहीं पहचानी, आज भी नहीं पहचान रहे।
तो ये बस बड़ा इसी से अच्छा टॉपिक है। हाँ बेटा। मेरे बस इसी से फिर ये चीज भी रिलेट कर सकते हैं ना कि जहाँ पे जिन मतलब आप कैसे बोले, कुछ प्रजातियों में ही आप समझ लीजिए जैसे कि बहुत अच्छी स्किन पाई जाती है या बहुत सुंदर लोग पाए जाते हैं, ऐसा हमने देखा हमारी तरफ। तो यानी उनका ये चीज अपने आप को अच्छा होना या उनको ये बताना कि नहीं आप बहुत अच्छे हो, तो वो चीज अंदर तक बैठी होती है, तो उनकी स्किन अच्छा या उनके यहाँ गुणवान लोग होने का जो एक पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा होती है। तो हाँ, ये क्या चीज पॉसिबिलिटी अलग इसलिए लगता है होती है ना बेटा, क्योंकि उधर प्योर प्योर फॉर्म को ही प्योरिटी कुछ ज्यादा है मिलन की। हाँ हाँ ये जो अंग्रेज लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, ये हमसे ज्यादा अच्छे स्वस्थ क्यों हैं? क्योंकि ये क्रूड फॉर्म में ना हो करके, ये तीन तरीके बताए बेसिकली। पॉइंट थोड़ा सा यहाँ अच्छा है, हो जाएगा, लेकिन है अलग। एक्चुअल में तीन 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 तरीके बताए हैं बच्चे पैदा हो। एक तो है नेचुरल, एक है आर्ट शामिल है, और एक है जिसमें साइंस शामिल है, साइंटिफिक लॉ शामिल है। तो जो नेचुरल है वो तो नेचुरल तरीके तो बिल्कुल जनजातियों में, प्रजातियों में मिलते हैं जो सिविलाइज है ही नहीं। वहां जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो नेचुरल उससे हो रहे हैं, घटनाक्रम से। समझ रहे होगे आप? जहां फिर आर्ट अपनाया गया वो आ गए सिविलाइजेशन। और उस आर्ट में इतना देखा गया कि भाई कुंडली मिला लो। आर्ट में इतना देखा गया, एक अच्छे गुणवान वोमेन और गुणवान मैन को ले आओ, जो हमारे यहाँ चल रहा है मान लो, जो थोड़े से मीडियम है। और फिर तीसरा तरीका है, अब जो हमारे पहले वाले बच्चे पैदा होंगे वो तो है नेचुरल प्रोडक्ट। दूसरे वाले हैं वो प्रोडक्ट ऑफ आर्ट, जो हम लोग जिसमें थोड़े थोड़े शामिल है, हम और आप। और इससे भी अगला है साइंटिफिक लॉ के हिसाब से। वो ना तो जाति देखते, ना धर्म देखते, वो देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ पर्सन, क्वालिटी ऑफ वोमेन एंड क्वालिटी ऑफ मैन। उनको जो साथ लेके आए, उनके बाद जो प्रोडक्ट पैदा हुआ वो हुआ साइंटिफिक लॉ के अकॉर्डिंग। डॉक्टर दीपशिखा, तो उस पर अंग्रेज हमसे पहले चले गए हैं उधर। तो आप ये देखेंगे कि अंग्रेज हमसे ज्यादा एडवांस हैं। कई बार बोलते हैं, अब मतलब जो इन नियमों के हिसाब से हम अगर अपने सनातन की तरफ बढ़ जाएंगे तो बात उलट जाएगी। सनातन में इससे अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी जब तक ये डिस्टोर्शन नहीं आया था हमारे यहाँ जाति प्रजातियों का। हम उनके भी मोस्ट सुपीरियर थे। हमारे यहाँ भी ये व्यवस्था थी जब जाति वाती नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो अब नया नया जो सूरज सा उग रहा है, इसमें अंग्रेज थोड़े हमसे ज्यादा समझदार दिखते हैं इन चीजों में। दीपशिखा, उनका सिलेक्शन, मतलब जो मुझे लग रहा, हो सकता है मेरी बात ना सही हो क्योंकि बहुत सारी कुरीतियां उनमें भी है, लेकिन उनके जो जनरेशन है, या उनको छोड़ो, अंग्रेज नाम हटा दो, साइंटिफिक पैटर्न पे जो जनरेशन पैदा होगी वो होगी मोस्ट एडवांस और मोस्ट एफिशिएंट। और उस साइंटिफिक में वो सारी चीजें यहाँ भी देखी जा सकती हैं। उसमें आपको देखने को मिलेगा कई बार जो पुराने राजा महाराजा थे, जब ये कभी भी संतान उत्पत्ति करना चाहते थे डॉक्टर श्रे, तो ये इनका एक कुल गुरु होता था, वो एक तरह से साइंटिस्ट ही होता था इनका। वो तय करता था कि आपको कब बच्चा पैदा करने की तरफ बढ़ना है, कौन से किस तरह का पहले नियम पालन करना है, किस तरह का आपको परिस्थितियों में आपको आगे बढ़ना है। तो वो साइंटिफिक प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे थे बेसिकली। तो ये बहुत गहरी चीजें हैं जो हमारे मानव जीवन में शामिल हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी हम दूर दूर तक भी इनके आसपास इनको अप्लाई करने की उसमें नहीं है, बल्कि और दूर होते जा रहे हैं। हम इम्पल्सिव होते जा रहे हैं। हम ग्रेटिफिकेशन के लिए शादी करते हैं, ना कि संतान उत्पत्ति के लिए। ये आनंद का विषय बन गया बेसिकली। अदरवाइज अभी बात हो रही थी मेरी अमित पाल से, ये संतान उत्पत्ति के लिए बताया गया था केवल अब अपने शास्त्रों में। ये आनंद का विषय नहीं रहा। आनंद का विषय ये जंगलियों में, और आनंद का विषय ये कम सिविलाइज लोगों में है।
तो बिल्कुल। इस तरह से ये पेस्टिलेंस जो वर्ड है ये बड़ा अच्छा सा डिस्कस हुआ, बड़ा अच्छा लगा यहाँ। तो ये कारण सर था इस हिसाब से महामारियों का। हाँ भैया। सर वो आप जो कह रहे हैं कि जो ग्रेटिफिकेशन है वो अनसिविलाइज लोगों में, एनिमल्स में देखा जाता है, लेकिन अच्छा अगर हमारे हिस्ट्री में देखें तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं में काफी ज्यादा इन चीजों पे मतलब होता था, इन चीजों पे लिप्त हाँ रहते तो थे, राजा मतलब महाराजा बात करते सभी सभी राजा महाराजा प्योर थोड़े ही थे। कुरीतियां आई तो पीछे से ही बढ़ के हैं। अगर आप इस तरफ जा रहे हो ना, तो थे। आप वो ये जो राजा महाराजाओं की बात हम लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मध्यकालीन के एक तरह से। हम उनकी उनकी तुलना करें जो रामायण के समय पे थे। श्री राम का जन्म कैसे हुआ, समझ रहे हैं? और वैसे तो देखो अपवाद ये भी है कि श्री कृष्ण भगवान तो जेल में पैदा हुए, हाँ लेकिन भाई उनके माँ बाप के गुण सद्गुण देखो, या वे पूजा उन्होंने कितना अपने आप को संयम में रखा, अपना एक तरह से कितने प्योर सोल्स थी। एक्चुअल में खुल के सोचेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी, अदरवाइज बात एक दूसरे की क्रॉस करने में आएंगे तो खूब क्रॉस भी हो जाएंगी। और रही बात सर आपकी, वे तो निखत पैदा होते थे, जो विलासी राजा थे रहे कहाँ? जो भोग विलासी राजा थे उनका पतन हुआ नहीं हुआ, ये बताओ आप। जी। वो सभ्यता नष्ट क्यों हो गई? आखिर राजा महाराजाओं की सभ्यता नष्ट क्यों हुई? क्योंकि वो गलत ट्रैक पे चले गए थे, पॉलीगैमी में चले गए थे। जहां देखो जिसकी लड़ाई देखी वहां से वो वहां उसकी कन्या उठा लाए। तो जब ये डिस्टोर्शन हुआ तो पतन हुआ ना मानव सभ्यता का। बिल्कुल सर। तो ये सब चीजें खुल के समझेंगे तो साइंस की लाइट में हमारे समझ में आ जाएगी। लेकिन आज बड़ा अच्छा मुझे लगा कि महामारी का एक कारण बहुत बड़ा ये भी हो सकता है, इसको बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एक तरह से। हाँ जी, हाँ जी। कलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है जो बहुत बड़े ग्रुप पे एक साथ असर छोड़ते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट एक तरह से कलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे और महामारी का रूप ले लेंगे वो यहीं। तो यहीं रुकेंगे भाई। सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद भाई, बहुत बहुत राम 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 राम। राम 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 राम।